थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी यूनिट जो फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी, और ये डराती दोनों ही जगह पे है बेटा जी। केमिस्ट्री में भी आपको थोड़ा सा डरती है और फिजिक्स में भी। तो इस डर को थोड़ी सी कोशिश करते हैं इस प्लेलिस्ट के थ्रू, थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू थोड़ा सा निकालने के लिए। और केमिस्ट्री का जो थर्मोडायनेमिक्स है उसको बिल्कुल जो बेसिक टर्म्स हैं, जो बिल्कुल सिंपल एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं या जो कंसेप्ट आते हैं, उनके साथ आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक वही बच्चों वाली चीज़ आपके साथ डेफिनेशन से शेयर करते हैं स्टार्ट। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद हीट चेंजेस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ से आपके पास शुरुआत होती है। ये आपकी वो ब्रांच है जो आपके पास हीट चेंजेस, बेसिकली थर्मो का मतलब भी क्या है आपके पास हीट, और डायनामिक्स यानी कि मूवमेंट। तो जो हीट के मूवमेंट से रिलेटेड जो भी साइंस है, जो ब्रांच है, उसको यही आपके पास नाम दिया गया है। अब यहीं पर आपके पास जो बेसिक सी डेफिनेशन है उसके अंदर दो वर्ड आ गई हैं, एक आ गया है सिस्टम और दूसरा आ गया है सराउंडिंग। अब ये सिस्टम भाई साहब क्या है? तो आपका वो एरिया, वो पोर्शन ऑफ अर्थ, वो पोर्शन जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, उसको बोलेंगे आप सिस्टम। जैसे मान लो आपके पास हीट का सबसे ज़्यादा काम रसोई के अंदर है, हमारे किचन के अंदर है, आप वहाँ पे खाना कुक कर रही हैं। तो बेसिकली किचन आपके घर का सराउंडिंग माइनस एरिया बच गया है, जहाँ पर आपके पास एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जहाँ पर आपका काम हो रहा है। तो बेसिकली वो क्या कहलाएगा? सिस्टम। और बाकी हमारा पूरा घर हमारे लिए क्या है? सराउंडिंग। पर जब आप उसको थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि भाई वो एरिया जहाँ पर आपके पास एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, हीट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, वो है आपके पास सिस्टम। और सिस्टम के अलावा जो भी पूरे आपके पास यूनिवर्स के अंदर बच गया है, दैट रिमेनिंग पोर्शन इज सराउंडिंग। तो सराउंडिंग की डेफिनेशन मैंने बिल्कुल दो छोटे छोटे वर्ड्स में लिखी, आपको दिख भी रही होगी, यूनिवर्स माइनस द सिस्टम। तो चलो समझ में भी आपको आ गया है कि सिस्टम भाई साहब क्या है। तो समझ में आ गया सिस्टम क्या है भाई, जहाँ पर आपके पास हीट चेंजेस जो हैं वो कराए जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास मोमेंट ऑफ हीट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सिस्टम क्या है? हमारी वही आदत, पहले हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं और फिर उसको हम क्लासीफाई करते हैं। तो सिस्टम क्या है आपके पास? तो सिस्टम बेसिकली आपके पास तीन टाइप से क्लासीफाई किया जाएगा। वन, ओपन सिस्टम, जैसा आपको ब्लैक में दिख भी रहा होगा। सेकंड, क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम वो होंगे जिनके अंदर आपके पास मास और एनर्जी दोनों को ही चेंज कराया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सिंपल सा एग्जाम्पल लो, आपके पास टी है, टी को आपने एक कप के अंदर एज यूजुअल आपने डाल के रख दिया है। तो आप मन करे तो उसके अंदर से टी को निकाल भी सकते हैं, और मन करे तो आप उसके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा टी भी ऐड कर सकते हैं, अगर कैपेसिटी अलाउ करती है तो बेसिकली मास चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। सेकंड, आप उस कप के अंदर उसको रख देते हैं तो आप देखते हैं थोड़े टाइम के बाद वो कप आपके पास टेम्परेचर थोड़ा सा अपना घटा लेता है सराउंडिंग के बराबर, मतलब चाय आपकी ठंडी हो जाती है। इसका मतलब भाई एनर्जी भी चेंज हुई है। तो बेसिकली ओपन सिस्टम आपका एक टी का सिंपल सा कप, हर टीचर ये समझाता है बेटा आपको, क्योंकि चाय तो हमारा राष्ट्रीय पेय पदार्थ है। तो बेसिकली ओपन सिस्टम वो सिस्टम होंगे जिनके अंदर मास और एनर्जी दोनों को ही चेंज कराया जा सकता है, जबकि क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होंगे जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका एनर्जी चेंज हो सकता है लेकिन मास का चेंज नहीं होगा। और तीसरा आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम, वो आपका सिस्टम जहाँ पर आप ना तो मास चेंज करा सकते हैं और ना ही एनर्जी को चेंज करा सकते हैं। तो बेसिकली ओपन में दोनों चीज़ें, मास और एनर्जी कैन बी वेरिड, कैन बी इंटरचेंजली वेरिड। क्लोज्ड वो जिसके अंदर ओनली एनर्जी कैन बी वेरिड वेयर मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वेयर आइसोलेटेड इज दैट पोर्शन वेयर यू कांट चेंज आइदर मास और एनर्जी, दोनों को आप चेंज नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं, जहाँ से आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं। भाई ओपन सिस्टम ओपन क्यों है? इसलिए क्योंकि उसकी जो बाउंड्री है, अरे सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए जो पोर्शन होगा उसको आप क्या बोलोगे? वॉल्स, बाउंड्री, सरफेस। तो जो सरफेस, बाउंड्री या वॉल है वो उसकी डाईथर्मिक होगी। डाई मतलब टू, थर्म्स मतलब आपके पास हीट। तो यहाँ पे डाई जो है वो बोथ साइड्स मतलब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के बीच में कंडक्टर की तरह काम करेंगी। तो आपके पास ओपन सिस्टम की जो सरफेस है, जो बाउंड्री है, वो डाईथर्मिक है या कंडक्टिंग है। सिमिलरली जो क्लोज सिस्टम है उसकी बाउंड्री भी, क्योंकि एनर्जी तो वो भी चेंज करा रहा है,
वो भी कैसे आपके पास कंडक्टिंग है। वेर आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ये चीज़ क्यों आ रही है, कुछ भी चेंज क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम की जो बाउंड्री है वो इंसुलेटेड है। फॉर एग्जांपल जैसे मिल्टन वगैरह की फ्लास्क यूज़ करते हैं, उसके अंदर चीज़ें लंबे टाइम तक ठंडी या गर्म रहती हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस है वो इंसुलेटेड है। आइसोलेटेड सिस्टम का और भी अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हमारे घरों के अंदर नीचे ज़मीन के अंदर हम कई बार वाटर टैंक या वाटर स्टोरेज टैंक बना लेते हैं। तो आप देखते हैं गर्मियों के टाइम पे उनके अंदर पानी ठंडा मिलता है और सर्दियों के टाइम पे उनके अंदर पानी गर्म मिलता है, जबकि रियलिटी में वो ना ठंडा होता ना गर्म। वो क्या होता है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जाता है हमारी अर्थ के अंदर। जो हम नीचे ज़मीन में टैंक बनाते हैं उसके अंदर ना सब बाहर से एनर्जी चेंज होती है और ना ही आपके पास किसी टाइप की एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट सराउंडिंग के आसपास नहीं हो पाता, बल्कि जो ज़मीन के नीचे का टेम्परेचर उसके बराबर रहता है। तो वो भी एक इंसुलेटेड टाइप का एग्जाम्पल है, बस उसमें आप मास थोड़ा सा वेरी करा लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास वेरिएबल्स। सारा चैप्टर वेरिएबल्स का ही बेटा जी। वेरिएबल्स क्या होंगे? वो प्रॉपर्टीज जिनमें आपकी स्टेट या नेचर चेंज करने की क्षमता होगी। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट, हीट। तो P, V, T एंड N, और इस चैप्टर की जान Q, हीट। हीट को आप कैपिटल Q या स्मॉल q दोनों से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी जिनकी वजह से आपके पास सिस्टम की स्टेट, यानी कि भाई सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से आपके पास वेपर्स, या आपके पास कुछ भी चेंज कलर का, आपके पास वेपर, प्रेसिपिटेट का, कोई भी सिस्टम के अंदर कोई भी चेंज जिससे आप ला सकते हो, उनको बोलेगा आप सिस्टम के वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स जनरली कौन से होंगे? PVT। अमाउंट में आप छोटा m या छोटा n लिख सकते हैं, और लास्टली हीट। तो बिल्कुल बेसिक था। अब हम सिस्टम को थोड़ा सा और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। अब बेटा जी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के बेसिकली आपके पास 4 टाइप हैं। एक 5वीं टाइप भी है जो एक आधी जगह पर आपके पास जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं वहाँ पर आपके काम आ सकती है। सबसे पहले आइसोथर्मल सिस्टम्स। वो सिस्टम जहाँ पर आपके पास टेम्परेचर सेम रहता है। मान लो आपने कोई एक्सपेरिमेंट कराया, उस दौरान आपका इनिशियल टेम्परेचर था 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आपने एक्सपेरिमेंट ख़त्म किया उस दौरान भी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था, ना वो घटा ना वो बढ़ा, सेम रहा। तो ऐसे सिस्टम्स के लिए हम एक नाम देते हैं, एंड दैट इज आइसोथर्मल वर्क, जहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, थ्योरेटिकली सेम रहता है। अब मैथमेटिकली आप क्या कहोगे? T इनिशियल इज इक्वल टू T फाइनल। उसका मतलब है डेल्टा T। डेल्टा मतलब आपके पास चेंज। डेल्टा आपके पास अगर किसी एरो के ऊपर ऐसे लिखा मिलेगा तो वो क्या डिफाइन करेगा? हीट। और अगर आपके पास डेल्टा किसी भी अक्षर के आगे, किसी भी वेरिएबल के आगे लिखा मिलेगा, इसका मतलब वो क्या डिफाइन करे? आपके पास चेंज। और चेंज जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा? T फाइनल माइनस आपके पास T इनिशियल इज इक्वल टू 0। सिमिलरली आइसोबारिक। तो भाई आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि आइसो वर्ड जो है इसका मतलब ही क्या है? आपके पास सेम। आइसो क्या चीज डिफाइन करेगा बेटा? आपके पास सेम। तो यहां पर आपके पास आइसो, बार किसकी यूनिट है? प्रेशर। तो आपके पास क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर। तो जहां पर प्रेशर आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट। आइसोकोरिक, जहां पर वॉल्यूम, कोर आपके पास डिफाइन करता है वॉल्यूम को। फिर से अंग्रेजों ने चुराया हुआ वर्ड है। तो आइसोकोरिक जहां पे वॉल्यूम क्या रहेगा? आपके पास सेम, मतलब VI इज इक्वल टू VF, मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ये टर्म्स बहुत बेसिक है, सबको आते हैं, लेकिन जब यही टर्म्स न्यूमेरिकल्स में आते हैं और वो कहता है देयर इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, और वहाँ पे डेल्टा T आता है और आपके पास एकदम से 0 हो जाता है, आपका दिमाग घूम जाता है। क्यों? आपको यहाँ ध्यान ही नहीं था ना, ये तो सबने रट लिया। आइसोथर्मल आपके पास क्या होगा? जहाँ पर टेम्परेचर सेम रहेगा। लेकिन ये मैथमेटिकल मीनिंग जो बहुत सिंपल है, आप उसको अप्लाई करना भूल जाते हैं। तो पहले हम बेसिक्स कर रहे हैं ताकि हम बाद में एप्लीकेशन बेस्ड पोर्शंस पर भी जा सके, न्यूमेरिकल्स को भी समझ सके। तो प्लीज़ इनके छोटे छोटे जो मीनिंग है उनको अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक मतलब जहाँ पर इस चैप्टर की जान, हीट कंटेंट जो है वो सेम रहेगा रिएक्शन की शुरुआत से और बाद तक। ना तो सिस्टम ने कोई हीट दी है ना उसने कोई हीट ली है। हीट देता है तो एक्सोथर्मिक, 10th क्लास में पढ़ लिया था बेटा जी आपने। हीट लेता है तो एंडोथर्मिक, बट यहाँ पर सिस्टम इज नाइदर एक्सोथर्मिक नोर एंडोथर्मिक। तो एडियाबैटिक के 2 मीनिंग है, प्लीज इसको भी अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है फिलहाल। क्या? हीट कंटेंट इज कांस्टेंट, मतलब सिस्टम इज नाइदर एक्सोथर्मिक नोर एंडोथर्मिक। प्लीज ऐड कर लेना इसे, मतलब QI इज इक्वल टू QF इंप्लाइज डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। लास्ट में छोटी सी चीज साइक्लिक।
साइक्लिक का मतलब आपके पास मान लो आपने कोई प्रोसेस शुरू कराई यहाँ से और बाद में आप उसको यहीं पर ला के फिनिश कर देते हैं जहाँ से शुरू किया था। अरे 9th में जब पहली बार आपने डिस्प्लेसमेंट वर्ड पढ़ा था, याद करो, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जहाँ पर आपकी इनिशियल पोजीशन और आपकी फाइनल, एक्स यहाँ पे पोजीशन को डिफाइन करा है। मैंने एस यूज़ नहीं किया क्योंकि एस के लिए हम एंट्रोपी वर्ड यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, इसलिए मैंने एक्स वर्ड यूज़ किया बेटा टू डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट। तो जहाँ पर आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या रहेंगी, सेम। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके अंदर नो डिस्प्लेसमेंट विल टेक प्लेस। डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो जब भी आप वर्क डन की बात करेंगे, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं वर्क डन की बात करूँ सिर्फ, बाकी फैक्टर्स की नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे न्यूमेरिकल्स में आगे। जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी आपका मैकेनिकल वर्क होगा, अगेन प्लीज़ ध्यान से, जो भी आपका मैकेनिकल वर्क होगा, थर्मल वर्क या और किसी टाइप की वर्क की बात नहीं है, वो क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या आपके पास, जीरो, तो वर्क डन विल इक्वल टू जीरो। तो साइक्लिक प्रोसेसेस के अंदर जो मैकेनिकल वर्क है वो आपके पास क्या हो जाता है, जीरो। उसके अलावा दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें आपके पास ये रिलेशन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम सब कुछ देख ही रहे हैं, दोनों रिएक्शंस को। आपके पास सिस्टम के अंदर आपने सिस्टम की टाइप देख ली, उसके बाद सिस्टम की रिएक्शंस की बात करो। आपके पास दो टाइप की रिएक्शंस रहेंगी बेटा जी, एक रिवर्सिबल, दूसरा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या रहेंगे आपके पास, रिवर्सिबल रिएक्शंस वो हैं, एक तो आपके पास केमिस्ट्री में है, बेसिक सी 10th क्लास में आपने पढ़नी शुरू कर दी थी, 11th में आप फिर से इक्विलिब्रियम चैप्टर में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। क्या, जहाँ पे आपके पास रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट हो जाए रिएक्टेंट में, ऐसी रिएक्शनों को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, वेयर इंटर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट अकर्स साइमल्टेनियसली, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में। लेकिन यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब थोड़ा सा अलग है, जो आपको क्वेश्चंस करने में मदद करेगा। यहाँ रिवर्सिबल का मतलब है कि रिएक्शन बहुत 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 स्लो हो रही है, अरे होके नहीं दे रही है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि आपको कह दिया कि भैया आपको 100 किलो चीनी लेके आनी है, और आपको जब चीनी लेने गए तो आप बिल्कुल एक गवर्नमेंट सिस्टम की तरह वहाँ पे बैठ गए। आप क्या करते हैं, चीनी का एक दाना उठाते हैं, वेइंग मशीन पे डाल देते हैं, दूसरा दाना उठाते हैं, वेइंग मशीन पे डाल देते हैं, तीसरा दाना उठाते हैं, वेइंग मशीन पे डाल देते हैं। 100 किलो के दौरान कितने दाने डालने पड़ेंगे, कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वहीं पर आप सीधा बल्क में उठाते हैं और वेइंग मशीन के ऊपर डालते जाते हैं, तो आपके पास वर्क डन क्या होगा, एब्रप्टली होगा, बहुत जल्दी होगा। तो ऐसी कोई प्रोसेस जहाँ पर रिएक्शन आपके पास बहुत स्लोली कराई जाती है, ऐसी रिएक्शनों को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे भी कहा ना कि आप चीनी का एक एक क्रिस्टल डाल के 100 किलो चीनी मापते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वहीं पर आप थोक में बल्क के अंदर आप अगर शुगर को डालते हो और फटाफट से तोल लेते हो, जिसके अंदर हार्डली आपको 30, 40, 50 सेकंड लगते हैं, तो आप उसके लिए क्या कहोगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेसेस के अंदर एक छोटा सा चेंज आएगा बेटा। रिवर्सिबल में आपने हद से ज़्यादा स्लो कराया है रिएक्शन को, उसका एक फ़ायदा होगा, उस दौरान किसी भी टाइप के कोई भी एनर्जी आपकी लॉस नहीं होगी, कोई भी आपके पास इनएक्यूरेसी नहीं आती है, इसलिए वहाँ पर जो वर्क डन होगा ना बेटा जी, दैट विल बी मैक्सिमम। क्या, रिवर्सिबल वर्क जो है वो हमेशा मैक्सिमम होता है इन कंपैरिजन टू इरिवर्सिबल वर्क। तो ये चीज़ ध्यान में डाल लेना, क्या, डब्ल्यू रिवर्सिबल, वर्क डन रिवर्सिबली, मैकेनिकल वर्क या थर्मल वर्क, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल वर्क। और अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। अब हम आ गए बेटा अपने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे। यहाँ से आपके पास बहुत सारे कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपके पास किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर दो टाइप की प्रॉपर्टीज होंगी, एक जैसा आपको क्लियरली दिख ही रहा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरी होंगी आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आपके पास वो प्रॉपर्टीज है जो आपके पास क्वांटिटी, अमाउंट, कितना आपने सिस्टम के अंदर मास डाला है, कितनी वॉल्यूम डाला है, कितनी लेंथ डाली है, उस चीज का कोई लेना देना नहीं है। आपने कुछ भी डाला हो भाई, ये फिक्स रहती हैं आपके पास, इनका साइज से, अमाउंट से कोई लेना देना नहीं होता। वो इंटेंसिव, सॉरी गलत बोल गया बेटा, जो प्रॉपर्टीज आपकी डिपेंडेंट रहेंगी क्वांटिटी पे, अमाउंट पे, साइज पे, वो सारी कौन सी रहेंगी, एक्सटेंसिव। ये सारी की सारी डिपेंडेंट होंगी आपके अमाउंट पे, कितना डाला है आपने बेसिकली। तो इनके एग्जाम्पल जैसे आपने डेफिनेशन में देखे, मास, लेंथ, एंथैल्पी, ये नई चीज है भाई, अब आपके पास पूरे में चलेगी, रिप्रेजेंट होगी एच से, डिफाइन करेंगे जैसे जैसे टर्म आते जाएंगे, मैथमेटिकली भी और थ्योरेटिकली भी। बेसिकली हीट कंटेंट है एंथैल्पी आपके पास। इंटरनल एनर्जी, जिसको यू से डिटरमाइन करेंगे बेटा जी,
एंट्रोपी जिसको एस से आप डिफाइन करेंगे, हीट कैपेसिटी जिसको कैपिटल सी या स्मॉल सी से डिफाइन किया जाएगा, एनर्जी वो किसी भी फॉर्म की हो, काइनेटिक हो या पोटेंशियल हो। अरे एनर्जी तो आपने देखी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो मास पे डिपेंडेंट नहीं है क्या। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया आपने फिजिक्स में, एम इंटू जी इंटू में एच, तो मास पे डिपेंडेंट है ना बेटा जी। तो आपके पास एनर्जी की फॉर्म्स भी एटसेट्रा में के और पी। इवन मोल्स, मोल्स भी तो क्या डिफाइन करते हैं, क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर मतलब भाई 18 ग्राम, मैं कहूँ भाई 2 मोल ऑफ वाटर भाई मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू द मोलिकुलर मास 36, भाई मैं कहूँ आपके पास 10 मोल्स तो आपके हो गए 180। तो भाई मोल्स किस चीज़ पे डिपेंडेंट होंगे, मास पे डिपेंडेंट हो गए ना बेटा जी। तो बेसिकली आपके पास केमिकल सब्सटेंस को मापने की यूनिट ही क्या है आपके पास, क्वांटिटी को नापने का तरीका ही क्या आपके पास, मोल्स, जिसको डिफाइन किससे किया जाता है, एन से। तो वो प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव जो मास पे, वॉल्यूम पे, क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन अ सिस्टम, सिंपल सी अगर इसकी डेफिनेशन को, तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी कंटेन्ड इन अ सिस्टम इज एक्सटेंसिव। सेकेंडली जो भाई डिपेंडेंट नहीं है वो सारी क्या होंगी, इंटेंसिव। तो बेसिकली इसके एक मॉडर्न सी, एक फैशनेबल सी डेफिनेशन हमने लिखी है, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास इन अ सिस्टम। भाई ये बल्क प्रॉपर्टीज हैं जो मास से, साइज से, क्वांटिटी से, इनका कोई लेना देना आपके पास नहीं होता है। बेसिकली ये नॉन एडिटिव है और नॉन डिफरेंशियल है। भाई ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो थर्मोडायनेमिक्स के आते हैं वहां पे आया हुआ है पिछले सालों में, तो प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट। इवन अब भी आपके पास सीबीएसई ने जैसे सिस्टम चेंज किया है, आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एमसीक्यूज की फॉर्म में 18 क्वेश्चंस डालने शुरू कर दिए हैं सर्च एंड रीजन के साथ में। तो अब आपके लिए नहीं कह सकते कि हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, हमें ऐसे कोई जरूरत ही नहीं बेटा जी। अब आपके लिए हर एक के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सीबीएसई। तो है क्या भाई नॉन एडिटिव, मतलब आपने भी 2 kg मास के अंदर 2 kg मास और जोड़ दिया तो कितना मास हो जाएगा, 4 kg। ऑब्वियस सी बात है, हाँ है ना, क्योंकि भाई आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कैसी है, एडिटिव, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कैसी, नॉन एडिटिव। तो एडिटिव नॉन एडिटिव का मतलब भाई जैसे अभी बताया भाई 4 kg प्लस में 4 kg बिकम्स 8 kg, 2 लीटर प्लस 3 लीटर बिकम्स 5 लीटर्स, भाई 2 मीटर प्लस 3 मीटर बिकम्स 5 मीटर्स। तो जो चीजें आपस में जुड़ सकती हैं और जुड़ के उनका जो सम आता है वो मैथमेटिकल सम आपके अलजेब्रिक सम के बराबर होता है, उसको आप क्या बोल दोगे, एडिटिव। लेकिन ऐसा ना हो तो, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, 1 ग्राम पानी का बॉइलिंग पॉइंट बताना बेटा, 1 ग्राम का 100 डिग्री, बेटा 100 ग्राम पानी का बॉइलिंग पॉइंट बताओ, 100 डिग्री, 100 ग्राम भी 100 डिग्री पे उबलेगा भाई, उबाल के देख लो, कौन सी बड़ी बात है। फिर एक काम करो, 1 लाख लीटर पानी को उबालो, कितना टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा उसका, एग्जैक्टली 100 डिग्री। तो बेसिक सी सिंपल सी चीज है, क्या आपके पास बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, नहीं, नेचर पे डिपेंडेंट है जी वो। तो बेसिकली आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो नॉन एडिटिव हो जाएंगे। सेकेंड चीज आपके पास नॉन डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मतलब आपने फिजिक्स में इतना तो बेसिक सी चीज पढ़ ली होगी, आपके पास डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 2 टर्म्स आते हैं। तो कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे आपके पास डी आपने पढ़ा होगा ds बाई डी टी, तो क्या हो जाता था आपके पास v, तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी आपके पास है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते थे, इसको फर्दर और छोटे हिस्सों में बांट सकते थे। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका डिफरेंशिएशन आप ना कर पाओ, ऐसी प्रॉपर्टीज को आप क्या बोल देंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक सिंपल सी चीज और आपके पास जुड़ गई है आपके कंसेप्ट्स के अंदर, क्या आपके पास ये प्रॉपर्टीज जो हैं, एनर्जी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, भाई आपके पास एंथैल्पी, मास, लेंथ, काइनेटिक एनर्जी, मोल्स, ये सारे डिफरेंशियल हैं, इनका आप डिफरेंशिएशन करा सकते हैं। जबकि ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो 3 लाइनों में निपटी हुई हैं, ये सारी की सारी कैसी हैं, नॉन डिफरेंशियल है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे भाई। क्यों? क्योंकि आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। अब आपको याद है तो आपको करने के अंदर हार्डली 10 सेकंड लगेंगे, 10 भी ज्यादा बोल दिए भाई। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो भाई आपका क्वेश्चन नेगेटिव होगा ही होगा। तो आप अगर
12th लेवल के बेसिक लेवल पे कुछ प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो बेटा जी आपको इन सारों को ही याद करना पड़ेगा। बेसिकली आपको याद भी नहीं करना, आपको जस्ट बेटा इनको समझने की ज़रूरत है। आप कंसेप्ट अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये कंसेप्चुअल हैं, ये दोनों की दोनों चीज़ें, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? देखो, आपके पास कोई भी चीज़ जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है, जैसे कलर है, थोड़ा सा सोच के देखो ना भाई, किसी चीज़ का कलर भाई आपके पास डार्क रेड था, उसको आपने थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया तो भी डार्क रेड रहेगा। भाई आपने उसको थोड़ा सा और कंसनट्रेट कर दिया तो भी रेड ही रहेगा। भाई उसके अंदर 10 kg और वैसे मटेरियल मिला दो तो भी वो मटेरियल रेड ही रहेगा। तो कलर आपके पास वेरी नहीं करता ना बेटा जी, क्वांटिटी के ऊपर थोड़ा बहुत फेड हो जाता है, लेकिन वो रियल कलर थोड़ा ना कहीं जाता है। कंसेप्चुअली चीज़ तो सेम ही रहती है। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, आपके पास डेंसिटी देख लो, आपके पास डाइपोल मोमेंट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड एटसेट्रा। इन सारी चीज़ों की जैसे क्योंकि अभी आप 11th में ही होंगे ये टॉपिक करते हुए, अगर आप 12th में तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपने फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पढ़ ली होंगी। तो आप इनकी डेफिनेशंस को जब स्टडी करेंगे तो आपके पास कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ आ जाएगी कि वो चीज़ आइदर एक रेशियो होगी एक्सटेंसिव टू एक्सटेंसिव का, दो प्रॉपर्टीज़ का, जितनी भी चीज़ें हैं, या तो ये आपके पास रेशियो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को आपने इन सारी डेफिनेशंस के अंदर पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट लेंथ किसी तरीके से आपने उनको डिफाइन कर रखा होगा। तो जब भी किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर दिया जाता है, रेशियो ले लिया जाता है, या आप उसको पर यूनिट, यानी कि भाई पर यूनिट 1 मीटर के अंदर या 1 kg के अंदर, इस तरीके से लेंथ, वॉल्यूम या मास के हिसाब से आप उसको डिफाइन कर देते हैं, तो वो चीज़ एक्सटेंसिव होते हुए भी किस में कन्वर्ट हो जाती है? इंटेंसिव। एग्जाम्पल देता हूँ ना बेटा, जैसे मास है, सबको पता है मास कैसा है, क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है भाई। ये क्वांटिटी डिपेंडेंट, ये क्वांटिटी इंडिपेंडेंट। वॉल्यूम क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, लेकिन मास और वॉल्यूम का रेशियो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बचपन में अपना साइंस वालों को कौन सा होता है? 9th क्लास। तो भाई क्या बन गया? डेंसिटी। ऐसे ही आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी होता है किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आपको अपने पास से हीट देनी पड़ती है। मान लो कोई चीज़ थी भाई आपके पास, वाटर ही है, वाटर का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको 20 से 21 करना है, तो उसको डिफाइन करने के लिए जो आपको हीट अपने पास से देनी पड़ेगी उसको क्या कहोगे आप? हीट कैपेसिटी। तो बेटा वो आपके पास वेरी कर सकती है, क्योंकि आपको क्या पता आपको पानी कितना दे रखा है। आपको 10 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाना हो, आपको अच्छी खासी हीट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको 1 लाख लीटर का टेम्परेचर 20 से 21 बढ़ाना हो तो हीट का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपने उस हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक कर दिया हो, भाई आपने कह दिया कि भाई 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है, तो जब आप किसी चीज़ को अमाउंट को, लेंथ को जब स्पेसिफाई करके 1 यूनिट कर देते हो तो वो बेशक एक्सटेंसिव हो, कैसे बन जाती है? इंटेंसिव। दैट इज ये रही स्पेसिफिक वॉल्यूम, भाई आपने डिफाइन कर दिया है कितने एरिया के अंदर का वॉल्यूम आप डिफाइन कर रहे हो। ऐसे ही स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारे ही चीज़ें आपने जब स्पेसिफिक कर दी हैं तो वो बेशक एक्सटेंसिव थी। हीट कैपेसिटी, रोटेशन और वॉल्यूम सारे आपके पास कैसे थे? एक्सटेंसिव। लेकिन जब आपने उनको डिफाइन कर दिया तो कैसे हो जाएंगे वो आपके पास? इंटेंसिव। तो ये दो चीज़ें जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन के साथ ही आपको समझाने की कोशिश की है, क्या? द रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सेकेंड, आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जब भी डिफाइन की जाती है पर यूनिट लेंथ में, वॉल्यूम में या मास में, दे बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो दिस इज द बेसिक। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन की।